देश का सबसे मशहूर शेफ था बॉमवान। उसके हाथों में ऐसा जादू था कि उसके बनाए खाने का स्वाद कोई भी कॉपी नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि देश के बड़े बड़े अधिकारी और राष्ट्रपति तक उसी के हाथ का खाना खाना पसंद करते थे। लेकिन उसकी ज़िंदगी हमेशा इतनी परफेक्ट नहीं रहने वाली थी। एक महीने पहले बॉमवान एक इंटरव्यू में गया था, जहां उसने गर्व से बताया कि वो सबसे कम उम्र का शेफ है जिसने राष्ट्रपति के लिए खाना बनाया है। लेकिन एक और बात थी, खाना बनाने में जितना वो टैलेंटेड था, लड़कियों के मामले में भी उतना ही बदनाम प्लेबॉय था। मुझे लगा था कि इसकी ज़िंदगी तो बिल्कुल सेट है, लेकिन मुझे क्या पता था कि अगले ही पल सब कुछ बदलने वाला है। उसी दिन एम्बेसी के कुछ लोग उसके पास आए। उन्होंने कहा कि एक बहुत खास मेहमान के लिए खाना बनाना है, लेकिन एक सख्त शर्त भी रखी गई। अगर मछली में एक भी कांटा निकला तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बॉमवान ज़रा भी नहीं घबराया। उसे अपने हुनर पर पूरा भरोसा था। उसने सबसे महंगी मछली चुनी और इतनी सफाई से उसे तैयार किया कि देखने वाला भी हैरान रह जाए। कुछ देर बाद खाना मेहमान के सामने परोसा गया। सबकी नजरें उसी पर थी। पहला निवाला खाते ही मेहमान मुस्कुराया। मुझे लगा था अब तो बॉमवान की खूब तारीफ होगी, लेकिन तभी पूरा गेम पलट गया। अचानक मेहमान के मुंह से मछली का कांटा निकल आया। पूरा माहौल शांत हो गया। पीछे खड़ा सेक्रेटरी हल्की सी मुस्कान दे रहा था, जैसे उसे पहले से हो। स्टाफ तुरंत बॉमवान को बुलाने दौड़ा, लेकिन बॉमवान को लगा कि शायद मेहमान उसे धन्यवाद देने के लिए बुला रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ पहले से ही साजिश रची जा चुकी है। असल में उसका अपना सूस शेफ जो उससे जलता था, उसने सेक्रेटरी के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था ताकि बॉमवान का करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सच बताऊं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इसका अपना ही साथी इसके साथ ऐसा करेगा। इस एक घटना ने बॉमवान की पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। वो घर में अकेला बैठा था कि तभी दो पुलिस वाले उसके दरवाजे पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि पूछताछ के लिए स्टेशन चलना होगा। बॉमवान गुस्से में बोला कि वो पहले ही बेगुनाह साबित हो चुका है, क्योंकि जांच में पता चल चुका था कि कांटा मछुआरे की गलती से मछली में रह गया था। लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। वे जबरदस्ती घर के अंदर घुसने लगे। बॉमवान तुरंत बालकनी की तरफ भागा और पड़ोसी की बालकनी में जाने की कोशिश करने लगा। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा था अब ये किसी तरह बच जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तभी अचानक एक चिड़िया उसके हाथ पर गंदगी कर देती है। उसका हाथ फिसल जाता है और वह कई मंजिल ऊपर से सीधे नीचे बने स्विमिंग पूल में गिर जाता है। डूबते समय उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी पानी के अंदर एक रहस्यमयी लड़की उसकी तरफ तैर कर आती है। वह उसके करीब आती है और उसे किस कर देती है। अगले ही पल बॉमवान की आंख खुलती है, लेकिन अब वो अस्पताल में नहीं था। चारों तरफ पुराने जमाने का एक शाही कमरा था। बाहर दर्जनों लोग घुटनों के बल बैठे हुए थे। बॉमवान ने अपने शरीर की तरफ देखा और घबरा गया। उसकी मजबूत बॉडी गायब थी। वो भागकर शीशे के सामने पहुंचा और शीशे में अपना चेहरा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब वो एक खूबसूरत लड़की बन चुका था। यहाँ मुझे लगा था कि शायद ये सपना देख रहा है, लेकिन जब सब कुछ सच निकला तो मैं भी शॉक हो गई। तभी एक नौकरानी आई और उसे राजकुमारी कहकर बुलाने लगी। बॉमवान कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वह महल से भागने लगा, लेकिन बाहर निकलते ही सारे सैनिक और नौकर उसके पीछे दौड़ पड़े। चारों तरफ का नज़ारा देखकर उसे समझ आ गया, वह सिर्फ किसी और के शरीर में नहीं आया था, बल्कि सैकड़ों साल पीछे एक शाही महल में पहुंच चुका था। और यहीं से इस कहानी का असली मज़ा शुरू होता है। बॉमवान ने गुस्से में राजा से कहा कि अगर झील में दोबारा पानी भरवा दिया जाए तो शायद उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। लेकिन राजा ने साफ मना कर दिया, क्योंकि यह आदेश खुद ग्रैंड प्रिंसेस का था और उसकी बात कोई नहीं टाल सकता था। मुझे लगा था कि राजा तुरंत इसकी मदद करेगा, लेकिन यहाँ तो राजा की अपनी ही कोई नहीं सुनता था। गुस्से से आग बबूला बॉमवान ने बिना सोचे समझे सीधे राजा को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया कि आखिर राजकुमारी को हुआ क्या है। इसी बीच बॉमवान की नज़र राजा की मेज पर रखी एक किताब पर पड़ी। जैसे ही उसने किताब उठानी चाही, राजा अचानक घबरा गया और उसे रोकने लगा। यही मुझे शक होने लगा कि इस किताब में जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। दोनों किताब के लिए खींचतान करने लगे। आखिरकार किताब हवा में उछल गई। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन तभी पास खड़े एक सेवक ने फुर्ती दिखाते हुए किताब को पानी से भरे बर्तन में फेंक दिया और मामला वहीं शांत हो गया। उधर महल में राजकुमारी की याददाश्त खोने की खबर फैल चुकी थी। ग्रैंड प्रिंसेस ने तुरंत आदेश दिया कि ये बात महल से बाहर किसी भी हाल में नहीं जानी चाहिए। साथ ही असली दोषी को ढूंढने का काम भी शुरू हो गया। जल्द ही पता चला कि इस हमले के पीछे राजा की एक उपपत्नी थी, जिसने एक तांत्रिक की मदद से राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इसके बाद शाही दरबार लगा। नाम का राजा तो चोल जोंक था, लेकिन असली ताकत ग्रैंड प्रिंसेस के हाथों में थी।
मुझे लगा था कि राजा सारे फैसले खुद लेता होगा, लेकिन बेचारा तो सिर्फ नाम का राजा निकला। दरबार में सभी लोग झील वाली घटना पर बहस करने लगे। बहस खत्म करने के लिए राजा ने घोषणा कर दी कि कुछ ही दिनों में शाही शादी होगी। दरबार खत्म होने के बाद भी ग्रैंड प्रिंसेस राजा को समझाती रही कि उसे कमजोर शासक नहीं बनना चाहिए। उधर बोंग वन अब भी अपने समय में लौटने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो बाथटब में बैठा सोच रहा था कि शायद पानी ही उसे वापस भेज सकता है, लेकिन उसे पता चला कि पूरे महल के तालाब और झीलों का पानी पहले ही निकाल दिया गया है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। जहाँ भी थोड़ा सा पानी दिखता वो वहीं जाकर कोशिश करने लगता, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही मिली। अब उसे समझना था कि वो आखिर किस समय में आ गया है। जब उसने राजा का नाम पूछा और पता चला कि राजा का नाम चोल जोंग है, तो उसके होश उड़ गए। उसे इतिहास अच्छी तरह याद था। ये वही राजा था जिसे इतिहास का सबसे कमजोर कठपुतली राजा माना जाता है। मुझे लगा था कि शायद अब इसे कोई ताकतवर राजा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा निकला। शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। आखिरकार बोंगवान ने फैसला किया कि वो राजा को पूरी सच्चाई बता देगा। उसने कहा कि वो भविष्य से आया हुआ एक शेफ है और गलती से इस राजकुमारी के शरीर में फंस गया है, लेकिन राजा ने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि राजकुमारी सिर्फ अपनी याददाश्त खो चुकी है। इसके बाद वैद्य को बुलाया गया। उन्होंने तरह तरह के इलाज किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और देखते ही देखते शाही शादी का दिन भी आ गया। सुबह सुबह नौकरानियां बोंगवान को उठाकर दुल्हन की तरह तैयार करने लगी। इतने भारी कपड़े और इतने सारे गहने देखकर बोंगवान की हालत खराब हो गई। सच बताऊं, मुझे इसकी हालत देखकर हंसी भी आ रही थी और तरस भी। किसी तरह शादी की सारी रस्में पूरी हुई। बोंगवान को तो आधी रस्में समझ ही नहीं आ रही थी। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी एक नौकरानी ने आकर बताया, अब दुल्हा दुल्हन को सुहागरात के लिए एक ही कमरे में जाना होगा। यह सुनते ही बोंगवान के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे लगा था कि शादी तक ही परेशानी थी, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू हुई। बचने के लिए उसने राजा को खूब शराब पिलाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने सिर्फ एक प्याला पिया और आराम करने चला गया। कुछ देर बाद वे गहरी नींद में सो गया। तब जाकर बोंगवान ने राहत की सांस ली। अगली सुबह महल के लोग खुशी खुशी उन्हें बधाई देने आए। उधर महल में एक रहस्यमयी हत्यारा भी चुपके से घुस चुका था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में महल के अंदर एक और बड़ा तूफान आने वाला है, और यहीं से कहानी और भी ज्यादा मजेदार और रहस्यमयी होने वाली है। दरबार शुरू होने वाला था और बोंगवन पहली बार इस शाही महल की भव्यता देखकर हैरान रह गया। एक एक करके सभी मंत्री और बड़े अधिकारी राजा के सामने आने लगे। इतिहास की बातें याद करते हुए बोंगवन ने तुरंत पहचान लिया कि यहाँ मौजूद किम परिवार वही है जिसने पूरे राजवंश पर अपना कब्जा जमा रखा है। मुझे लगा था कि ये लोग सिर्फ राजा की मदद करेंगे, लेकिन इनके इरादे कुछ और ही लग रहे थे। कुछ ही देर में किम परिवार का मुखिया सामने आया। वो बड़ी चालाकी से राजकुमारी का नाम लेकर राजा पर दबाव बनाने लगा, लेकिन बोंगवान को उसकी असली चाल बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि इस समय उसकी सबसे बड़ी चिंता सिर्फ एक थी, किसी तरह इस अजीब दुनिया में जिंदा रहना। राजा अंदर ही अंदर गुस्से में था, लेकिन वो खुलकर कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिर में उसने राजकुमारी की तबीयत का बहाना बनाकर पूरी सभा खत्म कर दी। वापस लौटते समय राजा बार बार पिछली रात की बात छेड़ने लगा। बोंगवान बोला कि दोनों ने सिर्फ शराब पी और फिर सो गए थे, लेकिन राजा मुस्कुराकर बोला, एक बार फिर सोच लो। इतना सुनते ही बोंगवान के होश उड़ गए। मुझे लगा था कि राजा बस मजाक कर रहा है, लेकिन बोंगवान का चेहरा देखकर तो मैं भी कंफ्यूज हो गई। उधर क्राउन प्रिंसेस को भी लगने लगा था कि राजकुमारी पहले जैसी नहीं रही। अब उसके व्यवहार में कुछ अलग ही बदलाव दिखाई दे रहा था। इसी बीच महल की एक दूसरी युवती विवाह, जिनको नई उपाधि दी गई। रस्म पूरी होने के बाद बोंगवन सीधे उसके पास पहुंचा। उसे सिर्फ एक सवाल परेशान कर रहा था, क्या सच में शादी वाली रात कुछ हुआ था? लेकिन वहां जिन ने सिर्फ मुस्कुराकर इतना कहा, राजा झूठ नहीं बोलते। ये सुनते ही बोंगवन अपना सिर पकड़कर बैठ गया। सच बताऊं, मुझे इसकी हालत देखकर हंसी भी आ रही थी। बेचारा खुद ही नहीं जानता कि रात को हुआ क्या था। उसी रात महल से दूर एक हवेली पर नकाबपोश हमलावरों ने हमला कर दिया। वे ढेर सारे सोने और बेहद गोपनीय दस्तावेज चुराकर भाग निकले। सैनिक तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़े। भागते भागते एक हत्यारे के सामने एक छोटा बच्चा आ गया। बच्चे की जान खतरे में थी। मुझे लगा था कि ये उसे छोड़कर भाग जाएगा, लेकिन यहाँ कहानी ने फिर से ट्विस्ट मार दिया। उस हत्यारे ने अपनी जान जोखिम में डालकर पहले बच्चे को बचाया और फिर वहां से निकल गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था। जब उसने अपना नकाब हटाया तो पता चला कि वो कोई और नहीं, खुद राजा चोलजोंग था। यानी दिन में मासूम और कमजोर दिखने वाला राजा रात में चोरी छिपे एक गुप्त मिशन पे निकलता था। ये ट्विस्ट तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उधर बोंगवान फिर राजा के कमरे में पहुंच गया। उसे फिर वही पुराना सवाल परेशान कर रहा था, लेकिन राजा हर बार मुस्कुराकर उसकी बेचैनी और बढ़ा देता।
कुछ देर बाद महल से आदेश आया कि अब राजकुमारी को शाही तौर तरीकों की क्लास लेनी होगी। बेचारा बोंगवान, जो कभी खुलकर अपनी मर्जी से जीता था, अब उसे बैठने, उठने, चलने और बोलने तक के नियम सिखाए जा रहे थे। मुझे तो इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी शरारती बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेज दिया गया हो। इसी दौरान अचानक उसे इस शरीर की पुरानी यादें आने लगीं। उसे एहसास हुआ कि असली राजकुमारी सचमुच राजा से प्यार करती थी, लेकिन राजा की आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। तभी बोंगवान ने राहत की सांस ली। उसे समझ आ गया कि शादी वाली रात राजा ने उसे छुआ तक नहीं था। यह सुनकर मुझे लगा, चलो कम से कम इसकी सबसे बड़ी टेंशन तो खत्म हुई। कुछ देर बाद वो फिर ग्रैंड प्रिंसेस के पास पहुंचा। उसने दोबारा झील में पानी भरवाने की बात की, लेकिन ग्रैंड प्रिंसेस ने साफ मना कर दिया। तब बोंगवान ने एक अजीब सी शर्त रख दी। अगर वो 7 दिनों के अंदर राजा का वारिस पैदा करने की उम्मीद जगा दे तो झील में फिर से पानी भरवाया जाएगा। ग्रैंड प्रिंसेस ने यह शर्त मान ली। मुझे लगा था कि वो कभी नहीं मानेगी, लेकिन लगता है उसे अपने खानदान के वारिस की सबसे ज्यादा चिंता थी। उधर हवाजन अपने पुराने किए हुए काम को याद करके घबरा रही थी। उसे डर था कि कहीं झील वाली घटना का सच सबके सामने ना आ जाए। इधर बोंगवान ने राजा से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया। गुस्से में बोंगवान ने आखिरी हथकंडा अपनाया। उसने ऐसा नाटक किया कि राजा घबरा गया और आखिरकार उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। राजा के जाते ही बोंगवान ने साधारण इंसानों जैसे कपड़े पहने और पहली बार महल से चोरी छिपे बाहर निकल पड़ा। एक वफादार नौकर ने उसे चेतावनी दी कि रात होने से पहले वापस आ जाना। नौकर की बात सुनकर बोंगवान भावुक हो गया, क्योंकि उसे पता चला कि असली राजकुमारी पहले नौकरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। तभी उसने मन ही मन फैसला किया, अब से वो सबके साथ अच्छे से पेश आएगा। महल से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात एक अमीर और घमंडी युवक से हुई। बोंगवान ने तुरंत उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। दोनों साथ साथ शहर की तरफ निकल पड़े और इसी के साथ बोंगवान की शाही जिंदगी का एक बिल्कुल नया और मज़ेदार अध्याय शुरू होने वाला था। महल से बाहर निकलते ही बोंगवान ने उस घमंडी अमीर लड़के को बेहोश किया और अकेले ही शहर के सबसे मशहूर प्लेजर हाउस पहुंच गया। इतनी अच्छी तरह भेष बदलने के बाद भी लोग समझ गए कि वो एक लड़की है, लेकिन उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। मुझे लगा था कि ये सिर्फ घूमने आया है, लेकिन इसकी हरकतें देखकर तो सबके होश उड़ गए। उधर उसी इमारत के दूसरे कमरे में राजा चोर जोंग अपने सबसे भरोसेमंद साथियों के साथ एक गुप्त मीटिंग कर रहा था। वह भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने की योजना बना रहा था, लेकिन उसके प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा अभी भी गायब था, एक गुप्त हिसाब किताब की किताब, जिसे मिलते ही राजा पूरी सेना पर नियंत्रण हासिल कर सकता था। तभी नशे में धुत बोंगवान लड़खड़ाता हुआ उसी कमरे में घुस गया। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। मुझे लगा था कि अब तो इसकी खैर नहीं, क्योंकि ये सीधे राजा के सीक्रेट प्लान के बीच में पहुंच गया था। पर्दे के पीछे से राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। बोंगवान को भी एहसास हो गया कि वह गलत जगह आ गया है। वह बिना कुछ बोले तुरंत भागने लगा। राजा के साथियों ने कहा, राजकुमारी को अभी खत्म करना होगा, वरना हमारा पूरा प्लान सबके सामने आ जाएगा। लेकिन राजा ने खुद उसका पीछा करने का फैसला किया। तलवार हाथ में लेकर वह तेजी से बोंगवान के पीछे दौड़ा। बोंगवान डर के मारे भागता रहा। कुछ ही देर में राजा ने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। मुझे लगा था कि अब तो सच में इसका खेल खत्म। लेकिन तभी बोंगवान अचानक अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर